डाटा, स्टैट्स, रैंकिंग, माइलस्टोन्स, क्या ये सारी चीजें एक प्लेयर की लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं जितनी इंपॉर्टेंस इनको दी जाती है? क्या इनकी कोई इम्पैक्टफुलनेस होती है टीम की सक्सेस में, या ये सिर्फ इंडिविजुअल प्लेयर को ही फायदा देती हैं? आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं, और हम आपको एक इनोवेटिव वे में और नोवेल तरीके से डाटा एनालिसिस करके शो करने वाले हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो कुछ घंटों के बाद मैच होने जा रहा है, उसमें मैन टू मैन मार्किंग क्या है? क्या रोहित शर्मा की इंपैक्टफुलनेस बाबर आजम से ज्यादा है? क्या विराट कोहली की इंपैक्टफुलनेस रिजवान से ज्यादा है? क्या साइम अयूब यशस्वी जायसवाल से ज्यादा इंपैक्टफुल है? इस वीडियो को देखते रहिएगा और आगे जाकर हम आपको इंपैक्ट रेटिंग स्कोर्स कंपेयर करके बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि हमने डाटा को यूज करते हुए और किस तरह से यूज करते हुए उसकी इंपैक्टफुलनेस कैलकुलेट की, हर इंडिविजुअल प्लेयर के हिसाब से भी, और आखिर में जाकर एक कम्युलेटिव इंपैक्टफुलनेस कैलकुलेट की, टीम वाइज भी, पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी। और उस रेटिंग के हिसाब से आज के मैच में क्या होने जा रहा है उसको डिस्कस करेंगे, और आखिर में आप देख पाएंगे कि कौन सी टीम के कौन से प्लेयर्स कितने इंपैक्टफुल हैं, और ओवरऑल इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम हाईली रेटेड है इन टर्म्स ऑफ इंपैक्टफुलनेस। तो चलें, देर बिल्कुल नहीं करते, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमने एक नोवेल और इनोवेटिव वे ढूंढा है जिससे हम इंपैक्टफुलनेस कैलकुलेट कर सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह हमारे जहन की कोई इख्तरा है। हमने जो तरीका अडॉप्ट किया है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरता है। इंडस्ट्रियल रिस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर उसी क्राइटेरिया को यूज करते हुए हर चीज का इंपैक्ट कैलकुलेट किया जाता है, और उसी को हमने आज अपने एनालिसिस में इंक्लूड किया है। क्राइटेरिया, तो हमारी एनालिसिस मेथोडोलॉजी तीन बेसिक क्राइटेरियंस पे डिपेंड करती है। वन इज कम्युलेटिव प्लेयर स्टैट्स। जब स्टैट्स की आप बात करते हैं तो स्टैट्स क्या होते हैं? बैटर के लिए स्टैट्स होते हैं उसका एवरेज और स्ट्राइक रेट, बॉलर के लिए होते हैं उसका इकोनॉमी और उसका स्ट्राइक रेट। दूसरी चीज, दूसरा स्टेप, इंपैक्ट रेटिंग मैट्रिक्स। Impact rating matrix is the thing which we have adopted from ISO standards. उसके बाद जब एक दफा स्टैट्स को इम्पैक्ट रेटिंग मैट्रिक्स से गुजार दिया हमने, तो आखिर में जाकर कम्युलेटिव इम्पैक्ट रेटिंग क्या आई, इंडिविजुअल प्लेयर्स की और ओवरऑल टीम की। ये आगे जाकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने जो कम्युलेटिव स्टैट्स कैलकुलेट किए वो किस क्राइटेरिया के हिसाब से किए ना। अगर हम इंटरनेशनल कैरियर वाइज चलें और उसके हिसाब से देखें तो फिर तो बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन हमने उसको और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कैसे बनाया, और इस बारे में आगे बात करेंगे आप लोगों से द लेजेंड तौसीफ सत्ती साहब। तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह काफी मेहनत करके ये पुट टुगेदर किया है शन भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब उसमें ये है कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से, एज अ कोच पर्सपेक्टिव से, एज अ कोच हम ये नहीं देखते कि यार एक जो बंदा है वो किस एवरेज से रन कर रहा है, किस स्ट्राइक रेट से कर रहा है, कंसिस्टेंट है नहीं है। दीज आर वन ऑफ द मेट्रिक्स वी यूज। बट मेनली हम ये देखते हैं कि यार हमारा मैच कहाँ पे, ठीक है, उस कंडीशंस के हिसाब से उस प्लेयर का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। उसके अलावा फिर उससे सिमिलर कंडीशंस में वो प्लेयर कैसा खेलता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैटिंग हो या बॉलिंग हो, क्योंकि जब भी आप एज अ बैटिंग चेस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी और तरह की होती है, और जब आप बॉलिंग में डिफेंड कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी और तरह की होती है। तो कुछ लोग जो होते हैं, जो इम्पैक्ट जिनका ज़्यादा होता है, वो क्रूशियल टाइम पे परफॉर्म करते हैं, और फिर हम पैटर्न देखते हैं कि यार उनकी, अगर कोई बॉलर है तो डिफेंड करते हुए उसकी बॉलिंग के रिकॉर्ड्स क्या हैं। सिमिलरली कोई बैट्समैन है तो उसके चेस करते हुए क्या रिकॉर्ड है। एक तो ये पैरामीटर हो जाता है क्योंकि इट टेल्स यू अबाउट योर मेंटल टफनेस, राइट, व्हिच मींस बिल्कुल। कि मेरे जरूरत के टाइम आप काम आएंगे। इसी तरह एक और चीज है, जिसमें वर्ल्ड कप है कैरेबियन में, राइट। तो हमने क्या किया है इसमें कि बैट्समैन और बॉलर्स का ना, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपने देखा होगा दो तीन साल से बहुत फ्लैट विकेट्स बन रहे हैं ना, 250 200 बन रहे थे, राइट। तो वी टुक आउट चेन्नई स्टैट्स एक्सक्लूसिवली,
करंट फॉर्म के लिए हमने पीएसएल सॉरी आईपीएल इस्तेमाल कर लिया इंडिया के लिए, और पीएसएल इस्तेमाल कर लिया पाकिस्तान के लिए। करंट मींस के इस साल जो टी20 खेली डोमेस्टिक में, राइट? फेयर इनफ, फेयर इनफ। ठीक है, उसके बाद हमने उसको, क्योंकि पिंडी में भी पाकिस्तान में भी कुछ विकेट्स थे जिनमें बहुत ज्यादा रन हो रहे थे, उसके अलावा फिर हमने जो है वो रिलेटिवली लो स्कोरिंग ट्रैक्स देखे जो टर्निंग भी हो, राइट, या जो थोड़े से बॉलर सपोर्टिंग हो, तो जो वो कि हमने जो निकाल। कि जो वो कंडीशंस जो कि सूट करती हैं करंट वर्ल्ड कप की कंडीशन से, वो कंडीशंस। काइंड ऑफ या, तो उसमें हमने ये देखा कि यार इंडिया में चेन्नई में जो है वो ऑन एवरेज लोगों का स्ट्राइक रेट भी कम होता है, स्कोर भी कम होता है, और टर्न भी थोड़ा ज्यादा होता है, राइट? हैदराबाद में भी थोड़ा टर्न होता है, लेकिन चेन्नई वी फाउंड सैंपल साइज चेन्नई में बड़ा था, और चेन्नई से जो है इट वाज गुड सैंपल टू टेक आउट ऑफ, क्योंकि इंडिया में वहां पे थोड़ा सा गेन टर्न होता है, सबका स्ट्राइक रेट भी थोड़ा कम होता है, तो चैलेंजिंग कंडीशंस है, एंड वी कैन रिलेट दोस कंडीशन टू कैरेबियन, राइट? तो सिमिलरली हमने पाकिस्तान में जो है वो रिसेंटली 2-3 साल से पीएसएल में कुछ मैचेस हो रहे हैं मुल्तान में, तो मुल्तान इज नॉट एज रन लाइक, जो जिस रन फीस नहीं होता वहां पे, तो हमने उसको पाकिस्तान से सैंपल साइज ले लिया अपार्ट फ्रॉम द पीएसएल। तो उसके बाद फिर हमने जो है वो इन सारों को, जिस तरह आप कह सकते हैं, कंबाइन किया, और फिर हमने जो है वो इम्पैक्टफुलनेस निकाली है किसी बैट्समैन की, और फिर अगर हम मैंने और जिशान भाई ने फिर एक उसका जो फैक्टर है, 8 फैक्टर में से एक फैक्टर हम दोनों की ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, कि हाउ वी सी द प्लेयर विद द करंट जी फॉर्म, क्योंकि बाद का स्टैट्स मिसलीडिंग हो सकते हैं, तो ह्यूमन बिल्कुल फैक्टर हमने थोड़ा सा इसलिए इसमें डाला। बिल्कुल। वो तो उस पे तो हम आते हैं थोड़ा सा आगे जाकर, लेकिन जी फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द व्यूअर्स मैं ये बताता चलूं कि इस तरह से हमने कम्युलेटिव स्ट्राइक रेट और एवरेज इन द केस ऑफ बैटर कैलकुलेट किए, और मैं ये दिखा भी दूंगा कि हमारी जो एक्सेल शीट बनी वो किस तरह की बनी, और उसके बाद बॉलर के इकोनॉमी और स्ट्राइक रेट भी इन्हीं कंडीशंस में जिनको मैंने लिस्ट डाउन किया उसमें हमने कैलकुलेट किए। अब हम आ जाते हैं उस चीज पे, उस स्टैंडर्ड पे, उस क्राइटेरिया पे जिसके थ्रू हमने इस कम्युलेटिव स्ट्राइक रेट और एवरेज को इन द केस ऑफ बैटर गुजारा। वो क्राइटेरिया क्या है? वो 5x5 का मैट्रिक्स है। उसके एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक रेट है और उसके वाई एक्सिस पे एवरेजेस हैं, और कितने एवरेजेस की लिमिट में क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्या रेटिंग हो सकती है विद द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्राइक रेट, ये सारा आपको नजर आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। तो बस हर प्लेयर के इस एवरेज को और स्ट्राइक रेट को कॉरेस्पॉन्डिंगली देखा गया है, और उससे उसकी रेटिंग कैलकुलेट की गई है। और अगर हम बॉलर की बात करें तो बॉलर के केस में वो चीज इकोनॉमी और स्ट्राइक रेट हो जाती है, ये डिफरेंस है। और ऑलराउंडर्स का जहां जिक्र है तो फिर ऑलराउंडर के केस में हमने ये किया कि फॉर एग्जांपल अगर एक ऑलराउंडर जो है उसकी अगर इंपैक्ट रेटिंग आ जाती है एज अ बैट्समैन और एज अ बॉलर, तो हमने उन दोनों को अक्यूमुलेट कर दिया है, सम अप कर दिया उन दोनों को, क्योंकि डेफिनेटली एक ऑलराउंडर जो है अपनी बॉलिंग से भी इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है और अपनी बैटिंग से भी कर सकता है। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी था ऑलराउंडर के केसेस में। अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स किस तरह के आए। यहां तक तो बात सही है। जब हम आगे जाते हैं और सिर्फ थ्रू डाटा, जो कि कम्युलेटिव डाटा से हमने जो है इम्पैक्ट कैलकुलेट किया है हर इंडिविजुअल प्लेयर का, जो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, पाकिस्तान के भी प्लेयर्स दिख रहे होंगे, इंडिया के भी प्लेयर्स दिख रहे होंगे, हाउ दे आर फेयरिंग in terms of impact rating and their impactfulness, individual impactfulness। तो आसिफ भाई प्लीज इसके बारे में बात कीजिएगा कि इस वक्त सिर्फ डाटा के हवाले से, यानी कि जो उनका जो करंट डाटा जिसका क्राइटेरिया हम डिस्कस कर चुके हैं उसके हवाले से जो इम्पैक्ट रेटिंग्स बनी है हर प्लेयर की, इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी, जरा इसको जल्दी से एक क्विक ओवरव्यू अगर आप इसका दे दें तो काइंडली हाँ, थोड़ा हाँ जी बिल्कुल, उसमें अगर इंडिया की सा हाँ जी ओवरव्यू। बिल्कुल, तो अगर हमने जो ऑब्वियसली पैरामीटर्स और जो हमने सिस्टम उसमें इंटीग्रेट इसमें किया ये सारा डाटा, तो उसमें जो है वो रोहित शर्मा फॉर एग्जांपल हैज अ मीडियम इम्पैक्ट, राइट, ऑफ 9, बिल्कुल। राइट? तो सिमिलरली जो है वो विराट कोहली हैज अ वेरी हाई इम्पैक्ट ऑफ 15। नाउ विराट कोहली का 15 क्यों है और उनका कम क्यों है? जिस तरह हमने जो क्राइटेरियाज रखे थे उसमें एक ये भी था वेरिएबल कि चेस करते हुए आपके क्या स्टैट्स हैं। तो विराट कोहली इज अ चेज मास्टर, राइट? तो उनके जो है वो मैं चेस करते आपको हुए। मैं आपको स्टैट्स बताऊं उनके, मैं बताता हूं उनके चेस करते हुए जो स्टैट्स है ना ओवरऑल इन सब जगहों पे, ओवरऑल कम्युलेटिव, वो है 59 का एवरेज है और 136 का स्ट्राइक रेट है सर। तो एग्जैक्टली तो विराट कोहली जो है वो ही एक्चुअली व्हेन ही इज चेजिंग ही इज एक्चुअली
twice as better batsman than when he's batting first, right? तो हमने उसको वेटेज दिया हुआ था, तो that is why he's gone really high. तो सूर्य कुमार यादव अगेन वेरी एक्सट्रीमली हाई, इसका कोहली से भी ऊपर है. आप लोग कहेंगे कोहली से बेहतर बैट्समैन तो नहीं है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट, राइट? तो उसमें ये होता है कि कोहली हो सकता है कि 50 करे और मैच हार जाए, लेकिन सूर्य कुमार यादव अगर 50 करता है तो इंडिया के मैच जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा इसलिए हो जाते हैं कि वो 20 बॉलों में 50 करे. समझ रहे? Exactly. तो उस सेंस में हमने जो जो पैरामीटर्स और क्राइटेरिया रखे थे उनकी, और these guys are, there's enough data about these guys, these are like experienced players, right? तो based on that उसका जो एक्सट्रीम है, तो इसी तरह जो है वो ऑलराउंडर्स, दुबे है फॉर एग्जांपल, राइट? तो वो अननोन है, मतलब नॉट नोन इन पाकिस्तान में, लोग इतना नहीं जानते होंगे, लेकिन अब उसका ये है कि उसके हमने जो सारे पैरामीटर्स देखे, when he was doing well this year as well, but most importantly उनका जो है रेटिंग हाई कहाँ से गई? उनकी रेटिंग हाई गई his records, especially batting records at चेन्नई. उनकी 160 के स्ट्राइक रेट है वहां पे, और जितने बड़े बड़े हमारे प्लेयर्स हैं उनका 130 का स्ट्राइक रेट है. सो दैट रियली हेल्प्ड हिम बूस्ट हिज रेटिंग, राइट? तो हमने बेसिकली इम्पैक्टफुलनेस की है कैरेबियन के हिसाब से, राइट? तो हमारे हिसाब से कैरेबियन में इनका इम्पैक्ट, ये सारे शामिल हैं. लेकिन हम वर्ल्ड कप के हिसाब से हमने बनाया कि ये जो है वो उस सारे पैरामीटर्स में अब उनका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है, मतलब बैटिंग की बात कर रहे हैं. तो अगर हम इस तरह नीचे आते जाए तो कुलदीप यादव है, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, ठीक है, हर 2 ओवर में आउट विकेट लेते हैं, और उनकी एवरेज तो अच्छी है, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और इकोनॉमी रेट भी अच्छा है. तो उनका एक्सट्रीम है 20 पे. अच्छा, अब उनसे भी अगर हम सबसे ऊपर देखें जो हमने पैरामीटर्स रखे थे, तो उसमें बुमराह जो है फॉर एग्जांपल, राइट? सो बुमराह जो है वो उनका एक्सट्रीम पे इसलिए है कि हिज इकोनॉमी इज अराउंड 6, राइट? एंड हिज स्ट्राइक रेट इज वेरी गुड एज वेल, सो ही इज जस्ट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. यूजुअली ये होता है कि जो लोग 15 से 20 के बीच में, और इकोनॉमी भी सिर्फ 6 है. अच्छा, यहाँ पर तौसीफ भाई एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. मैंने वादा किया था व्यूअर से शुरू में कि मैं मैन टू मैन मार्किंग दिखाऊंगा, और वो इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी. रोहित शर्मा का अगर इम्पैक्ट जो है वो मीडियम है, तो बाबर आजम का लो है. दिस इज अलार्मिंग. तो आपका जो डाटा, अगर आप किसी तरह से भी डाटा निकालें, तो यहाँ पर बाबर आजम लो इंपैक्ट रेटिंग के साथ फेयर कर रहे हैं, और विराट कोहली वेरी हाई के साथ कर रहे हैं. लो और वेरी हाई में ना जमीन आसमान का फर्क है. लो के बाद आता है मीडियम, मीडियम के बाद आता है हाई, फिर हाई से ऊपर आता है वेरी हाई, फिर उसके बाद आता है एक्सट्रीम. तो काफी डिफरेंस आ जाता है. फिर इसी तरह एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं व्यूअर्स के लिए भी, कि रोहित शर्मा का मीडियम आप देख रहे हैं, ठीक है. अब डाटा वाइज उनका मीडियम जरूर है, जो भी कम्युलेटिव डाटा है उसके हिसाब से मीडियम जरूर है. लेकिन हमने इसीलिए एक काम और किया है. ये तौसीफ भाई की जो कोच वाली नजर है ना, जब वो जिस तरह से प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, तो हमने अपनी एक इम्पैक्ट रेटिंग भी हर प्लेयर को दी है, और उसके बाद उन उन रेटिंग्स को अक्यूमुलेट किया है विद द इम्पैक्ट रेटिंग ऑफ द डाटा, और फिर उसके बाद हमने कम्युलेटिव इम्पैक्ट रेटिंग निकाली है. तो तौसीफ भाई, ऐसा हमने क्यों किया है, इसके बारे में जरा व्यूअर्स को बताएंगे प्लीज. नहीं, उसमें देखें बेसिकली इस तरह होता है कि जो सिलेक्टर्स भी होते हैं ना, तो अगर आपके पास 3-4 सिलेक्टर्स हैं तो एवरीवन इज सेइंग द थिंग्स डिफरेंटली, राइट? तो जो हिस्टोरिकल डाटा है, डाटा हमने इसलिए लिया कि हमें थोड़ा सा एक चीज टेंजिबल नजर आ जाए, राइट? बट नॉट एवरीथिंग इज टेंजिबल, राइट? तो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता सब कुछ. तो जिस तरह कुछ प्लेयर्स हैं जो शायद देखने में मतलब परफॉर्म कर रहे होंगे अच्छे मौके पे, ठीक है, और हम समझते हैं कि यार अभी वो फॉर्म में, और वर्ल्ड कप के हिसाब से उनका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि बड़ा इवेंट है. रोहित शर्मा वर्ल्ड कप्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, ठीक है. दीज आर द फैक्टर्स, राइट, कि वो उनका हिस्टोरिकल. तो एज अ कोच अगर आप देखेंगे, एज अ सिलेक्टर देखेंगे, तो यू एक्चुअली कीप दिस थिंग इन माइंड, राइट? एग्जैक्टली. अब ये चीजें जो मैं बड़ा डिफरेंस बता दूं तौसीफ भाई व्यूअर्स को, कि यहाँ पर मैं बात करना चाह रहा था कि डाटा जो करंट आपके पास अवेलेबल है, चाहे आप वो कितना भी स्ट्रिंजेंट बना लो, लेकिन एक जो आई वाली बात होती है ना, जो कोच की आंख होती है, जो ह्यूमन फैक्टर होता है, यू कैन नॉट रिडिक्यूल दैट, यू कैन नॉट टेक दैट अवे एवर. वो बहुत ज्यादा काउंट करता है. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट तौसीफ भाई ने आपसे बात की कि रोहित शर्मा बाय डाटा मीडियम पे स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन क्या वो मीडियम है भी? अगर वो जिस तरह की फॉर्म में वो पिछले वनडे वर्ल्ड कप में रहे, और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया है, और ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करने वाले हैं, तो क्या ये मीडियम रेटिंग उनके उनके स्टैचर के साथ या उस लेवल के प्लेयर के साथ जस्टिफाई करती है? हरगिज नहीं करती.
यही वजह थी कि तौसीफ भाई ने उनको वेरी हाई रेटिंग दी है और मैंने उनको हाई रेटिंग दी है। और फिर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आखिर में जाकर हमने एक कम्युलेटिव इंपैक्ट रेटिंग क्रिएट की है जो कि ओवरऑल हाई बनी। रोहित शर्मा के केस में सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बाकी विराट कोहली स्टैट वाइज भी वेरी हाई थे। तौसीफ भाई ने भी उनको हाईली रेट किया, मैंने भी किया, और उनकी वही वेरी हाई बनती है। जायसवाल का जहां तक केस है, जायसवाल का डाटा जो है बड़ा लिमिटेड था, सैंपल साइज छोटा था, उसके हिसाब से अभी उसकी लो बन रही है, बट ही इज नॉट दिस, ही डजंट कॉरेस्पॉन्ड टू दिस टाइप ऑफ रेटिंग, इज अ वेरी गुड प्लेयर। तो इसी तरह तौसीफ भाई ने उसको मीडियम और मैंने भी उसको मीडियम दिए। तो इसी तरह हमने बैलेंस आउट करने की कोशिश की है हर प्लेयर के केस में, जो उसकी रेपुटेशन है और जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको देखने का। ऑफ कोर्स तौसीफ भाई का मुझसे तो बहुत ज्यादा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं तौसीफ भाई के आगे, तो इनसे ही सीख कर मैंने थोड़ी बहुत अपनी भी रेटिंग दे दी, लेकिन असल जो रेटिंग इंपॉर्टेंट है ना वो तौसीफ भाई की है। नहीं। अरे अच्छा, तो एक और इस इनको तरह ऐड करता चलूं कि हमने थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी की है। फॉर एग्जांपल, अगर ये किसी को हाई रेटिंग दे रहे थे या किसी को लो रेटिंग दे रहे थे, तो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी की है। तो वी ट्राई टू एक्सप्लेन आवर पॉइंट ऑफ व्यू, और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद फिर हमने अपना जो फाइनल जो है ना रेटिंग दी है, विच मीन्स कि ये हमने कोई अपनी जाती पसंद नापसंद पे नहीं किया। तो हमने बिल्कुल। बेसिकली इसको आप समझ लें कि सोच समझ के और डिस्कस करके और एक्सपीरियंस के साथ और फिर काउंटर आर्गुमेंट करके उसके बाद फिर पॉइंट्स दिए। हाँ, अब अगर हम पाकिस्तान की रेटिंग्स पे आ जाए जो हमने दी है, मैंने और तौसीफ भाई ने, तो उसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि बाबर आजम, उसकी रेटिंग बाय डाटा लो बनती है, ठीक है, बाय डाटा लो बनती है, बट क्या वो बिल्कुल ही लो कैडर का प्लेयर है? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। ठीक है, उसकी इम्पैक्टफुलनेस कम है, उस पे बहुत बात होती रही, उसके स्ट्राइक रेट पे भी, उसके एवरेजेस पे भी, लेकिन क्या वो बिल्कुल ही हम उसको लो कंसिडर कर सकते हैं? मेरे ख्याल में नहीं। और मेरा मेरा ख्याल है कि तौसीफ भाई भी ऐसे ही समझते हैं, इसलिए उन्होंने भी कम से कम इसको मीडियम रखा है, मैंने भी उसको मीडियम ही रखा है। सेम गोस विद रिजवान, रिजवान की रेटिंग भी मीडियम आई थी, हमने भी उसे मीडियम रखा है। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है कि उस्मान खान की रेटिंग एक्सट्रीम थी, ठीक है, बाय डाटा, क्योंकि उसका सैंपल साइज बहुत छोटा है और उसने बड़े रन्स किए हुए, पीएसएल में भी बहुत रन्स किए हुए, अभी करंटली आखिरी दोनों मैचों में भी उसने रन्स कर दिए, तो उसका इंटरनेशनल कैरियर स्ट्राइक रेट और एवरेज भी बेटर हो गया। तो उसका सैंपल साइज छोटा है, उसका एक्सट्रीम पे आया था, एक्सट्रीम 20। तो हमने उसकी इम्पैक्टफुलनेस को थोड़ा सा कम किया है, थोड़ा सा मेलो डाउन किया है, और उसको हाई दिया है हम दोनों ने, ओवरऑल उसका बन जाता है वेरी हाई। तो इस तरह से जाकर हमने कम्युलेटिव इम्पैक्ट रेटिंग कैलकुलेट की है, हर इंडिविजुअल की, पाकिस्तान के भी और हर इंडिविजुअल प्लेयर की इंडिया के भी, ठीक अच्छा, है। एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि जिस तरह हमारे पास जो डाटा से जो बेसिक्स किया था, तो उसमें शादाब खान का एक्सट्रीमली हाई आया था, राइट? तो अब हमें पता है कि शादाब खान फॉर्म में नहीं है उस तरह, ना बॉल से ना बैट से एक इनिंग किया उन्होंने, ठीक है? तो दैट इज़ वेयर ह्यूमन फैक्टर इज़ रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम डाटा वाइज़ जाते हैं और जो हमने वेरिएबल्स लिए थे उसके हिसाब से एक्सट्रीम था, बट वी बोथ एग्रीड कि यार वो अभी उसका इम्पैक्ट नहीं है ना इतना। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने एक और एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दी कि एक्सट्रीम डाटा वाइज था, लेकिन ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि इस वक्त उसका इम्पैक्ट वो नहीं है। तो उसकी जो करंट कंडीशन, उसके हिसाब से हमने उसकी रेटिंग को थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उतनी फॉर्म में नहीं है, उतना उसने इम्पैक्टफुली परफॉर्म नहीं किया हुआ पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद जब कम्युलेटिव रेटिंग पे आ जाते हैं तो हमने दोनों टीमों को कंपेयर भी किया। अब हम कंपैरिजन पे आ जाते हैं, जो कम्युलेटिव इम्पैक्ट रेटिंग है उसके। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने नजर आ रहा है कि रोहित शर्मा आखिर में जाकर हाई हो जाते हैं और बाबर आजम मीडियम हो जाते हैं, विराट कोहली जो है वेरी हाई रहते हैं, और इसी तरह से सबका, किसी का थोड़ा सा बढ़ जाती है रेटिंग, किसी की थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप डाटा वाइज भी कंपेयर करें तो भी ओवरऑल कोई इतना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला इसके अंदर, ठीक है। हमने बस करंट सिचुएशन के हिसाब से हर चीज को जो है सॉफन आउट किया है, बस और कुछ भी नहीं है। तो आखिर में जाकर तौसीफ भाई क्या ख्याल है, व्यूअर्स को बता दिया जाए कि कौन सी टीम इन दोनों में से ज्यादा इम्पैक्टफुल है? हम बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये हमने काफ़ी एक तरह से आप समझ लें कि जिस तरह रिसर्च मेथड हमने इस्तेमाल किया और सब कुछ किया, तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग कि व्हाट कम्स आउट, क्योंकि अ, वेरिएबल्स काफ़ी सारे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी ये आपके सामने स्लाइड आ गई होगी। ओवरऑल जो टोटल इम्पैक्टनेस एज़ अ टीम है दोनों की, उसमें इंडिया की इम्पैक्टफुलनेस जो है वो वेरी हाई पे आई है।
और पाकिस्तान की जो इम्पैक्टफुलनेस है वो हाई पे आई है। मतलब पाकिस्तान और इंडिया में सिर्फ एक स्टेप का ही डिफरेंस है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आज का जो अब मैच होने वाला है, जिसपे हमने बात करनी थी और जिसके लिए सारी मेहनत हमने की है, इस सारे एनालिसिस के बाद तौसीफ भाई आपसे मेरा सवाल है कि आप आज के मैच को कैसे देख रहे हैं? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, फॉर्म एक चीज है जो ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम रिसेंटली इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग इंडिया टू विन, राइट? तो पंडित्स आर एक्सपेक्टिंग इंडिया टू विन प्रेशर किस रीजनेबल। पे होगा? प्रेशर, वही मैं बता रहा हूँ, प्रेशर जो है वो देने पे बात है, लेकिन इंडिया जो है वो ऑब्वियसली पीपल आर एक्सपेक्टिंग देम टू विन, तो ऑब्वियसली दे आर प्रॉब्ली um, it's a must-win game for Pakistan, but from India's perspective, they'll lose to India and win the World Cup. It might not leave a good taste in their mouths, right? So ideally, both teams want to win. लेकिन प्रेशर जो ले उसके ऊपर है. But I personally think toss becomes really vital for both the teams. अच्छा, इस पे मैं आता हूँ। अभी तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की हमने बात कर ली, लेकिन तौसीफ भाई मैंने जो कंडीशंस देखी हैं, मैं आपसे डिस्कशन भी कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए अनपॉपुलर ओपिनियन है, ठीक है, हमारे प्रोग्राम का नाम भी ऐसा ही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन कंडीशंस में टॉस अगर आप जीते तो आपको बैटिंग करनी चाहिए आंखें बंद करके, और उसके रीजंस ये हैं कि जो पिछले दोनों मैचेस या तीनों मैचेस मैंने देखे, स्पेशली जब रोल आउट कर दिया गया ना विकेट को, क्योंकि बड़ी तनकीद हुई थी, बहुत क्रिटिसिज्म था न्यूयॉर्क की सरफेस के ऊपर, तो आईसीसी ने इस पे थोड़ी मेहनत की है, इस पे हैवी रोलर शोलर चलाए हैं, घास वास उखेड़ दी है, इसको जितना गंजा कर सकते थे कर दिया है, इसको जितना फ्लैटन आउट कर सकते थे कर दिया है, लेकिन उस कोशिश में मुझे ऐसा लगता है ये हुआ है कि विकेट की नेचर थोड़ी और ब्रिटल हो गई है, क्योंकि न्यूयॉर्क में धूप बहुत तेज निकली हुई है, गर्मी बहुत ज्यादा है, और उससे हो ये रहा है कि बैटिंग जो टीम पहले करती है ना, सरफेस उसके लिए ज्यादा देर तक ट्रू पेस खेलती है एज कंपेयर टू सेकंड बैटिंग। हाँ, एक डिसएडवांटेज जरूर होता है, उसको आप पता नहीं एडवांटेज कहें डिसएडवांटेज कहें, कि स्विंग और सीम बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा सीम और स्विंग होता है, लेकिन जो अच्छे बैट्समैन होते हैं मेरे ख्याल में वो अर्ली जज कर लेते हैं बड़े स्विंग को, और बहुत अच्छी तरह निगोशिएट कर सकते हैं बड़े स्विंग से। लेकिन होता ये है कि 20 ओवर 6 ओवर के बाद ये विकेट अब थोड़ी बेहतर खेलने लग गई है, आप इस पे 130 140 रन तक बना सकते हैं। सेकंड बैटिंग में मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये हो रहा है तौसीफ भाई कि सेकंड बैटिंग में स्विंग छोटा हो गया। अब ये छोटा सीम और छोटा स्विंग जो है ना, ये बड़े सीम और बड़े स्विंग से ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। आपने देखा होगा नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में 4 विकेटें साउथ अफ्रीका की खट 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 करके गिर गई, और मुझे लगता है उसका रीजन यही था। अच्छा, इसके अलावा भी 6 ओवर के बाद ये विकेट बिल्कुल डेड हो जाता है, बिल्कुल इस पे बॉल को टाइम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। दैट्स व्हाई साउथ अफ्रीका टुक 18.5 बॉल्स और सो टू चेज डाउन 103। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए मेरा ओपिनियन ये है, जो शायद अनपॉपुलर हो और शायद मेरे ख्याल में कोई भी कैप्टन ऐसा ना करे, कि इस पे अगर आप टॉस जीतो तो आप पहले बैटिंग करो, और अगर आपने 130 140 लगा दिए इधर, तो सेकंड बैटिंग जो भी टीम करेगी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना? अच्छा, हाँ, बिल्कुल आपसे थोड़ा-सा डिसएग्री इस सेंस में करूँगा कि मेरा ख्याल है कि क्योंकि विकेट कवर्ड होती हैं, उसके बाद जब उठाते हैं कवर वगैरह, तो सुबह थोड़ा-सा नीचे-नीचे नमी होती है, मॉइस्चर होता है, जिसकी वज़ह से गेंद थोड़ा-सा ज़्यादा हिलता है, जी। फर्स्ट आवर, राइट? फर्स्ट आवर भी नहीं, नया गेंद जो है ना थोड़ा-सा हार्ड होता है तो हिलता है, राइट? तो क्योंकि ये वनडे मैच तो है नहीं कि पूरे दिन का मैच होगा तो दिन में काफ़ी चेंजेज़ आ जाएँगे ना, ये है भी सुबह का अर्ली मॉर्निंग मैच है, राइट? तो अर्ली मॉर्निंग में ये है कि थोड़ा-सा मतलब गेंद आगे से हिलने का चांस थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तो अब उसमें ये है कि यू स्टिल हैव टू बॉल वेल। जब आपको विकेट का नहीं पता हो कि इसका इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो द बेस्ट थिंग इज़ टू लूज़ द टॉस और पुट द अदर टीम इन, राइट? क्योंकि ये बड़ा सेफ बेट होती है किसी भी टीम के लिए, राइट? जी क्योंकि जी। व्हाटएवर स्कोर रन्स यू द अदर टीम स्कोर, यू हैव टू चेज़ इट। अगर आप पहले बैटिंग आ जाती है, आप टॉस हार जाते हैं, तो जितने आपने बनाने हैं वही डिफेंड करने हैं। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे ना सेकंड इनिंग की, तो असल में ना वो कंडीशंस बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से, मैंने बाद में दोबारा भी देखे मैचेस, तो इतनी चेंज नहीं हुई। होता ये है कि जब गेंद हार्ड होता है ना, नया गेंद, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा जो है वो फनी बिहेव करता है, सेकंड इनिंग में, ठीक है? तो मैं वो ज़्यादा रीज़न वो है उसका, क्योंकि देखें 1 घंटा 20 मिनट की इनिंग्स है, तो अब 1 घंटा 20 मिनट में ज़मीन-आसमान का फ़र्क तो होगा, थोड़ा-सा तो फ़र्क होगा।
लेकिन जब जैसे ही नेदरलैंड्स ने भी नया गेंद लिया ना, जरा नया गेंद से करते हैं तो नया गेंद से थोड़ा सा हिला। तो आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ दैट इंडिया कैन प्रॉब्ली विन बैटिंग फर्स्ट। I would be surprised कि यार पाकिस्तान wins batting first. I would be surprised. They can still win it क्योंकि इंडिया इज, अगर पाकिस्तान चार फास्ट बॉलर्स के साथ जाता है तो पाकिस्तान हैज अ लॉन्गर टेल, ठीक है। तो इंडिया के पास जो है ना वो बैटिंग ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। तो दैट्स वेयर आई थिंक कि इंडिया माइट, both the teams probably will definitely field first, but India can still win batting first. Pakistan very little chance winning batting first. That's perfect. That's perfect. तौसीफ भाई, जाते जाते जी। कौन जीत रहा आज का मैच? ये मुश्किल सवाल है। देखिए हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं लेकिन वी वांट टू सी गुड क्रिकेट। तो आई गॉट अ फीलिंग कि इस विकेट पे पाकिस्तान इंडिया का गैप थोड़ा कम है। जैसा हमने बताया ना कि हमने जो रेटिंग की तो उस हिसाब से थोड़ा सा था, लेकिन इस विकेट में जो है ना वो उससे भी कम है। पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग करके भी जीत सकता है, पहले बॉलिंग करके भी जीत सकता है। मैं नहीं कह रहा नहीं जीत सकता, क्योंकि पाकिस्तान का ये ना कि शाहीन शाह अफरीदी, हमारे जो दो लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर हैं ऊपर से, अगर उनका गेंद आगे से हिल रहा है तो यू कैन गेट 2-3 बैट्समैन लाइक विद इन द पावर प्ले। उसके बाद जो इंडिया के बाकी प्लेयर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ इतनी क्रिकेट नहीं खेली हुई। अगर रोहित शर्मा और कोहली को निकाल दें तो बाकी सुपरस्टार्स हैं बैट्समैन भी, लेकिन उनका वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो इफ वी गेट रोहित फॉर शर्मा, एग्जांपल, मैं सॉरी टू कट यू, फॉर एग्जांपल सूर्या कुमार यादव ने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली और जितनी भी खेली है उसमें उसने परफॉर्म नहीं किया हुआ। एग्जैक्टली। तो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि वो एक लेवल और है ना। और फिर हमारे नसीम शाह, आई थिंक अगर वो इंजर्ड नहीं हुआ, आई थिंक ही विल बॉल रियली वेल ऑन दिस ट्रैक। ही प्रोबब्ली विल बी अ बेस्ट बॉलर। मैं इस पे आ रहा था तौसीफ भाई, मैं एक चीज मिस हो गई मुझसे और वो अभी कर लेते हैं क्विकली। टीम कॉम्बिनेशन क्या देख रहे हैं आप, पाकिस्तान का भी इंडिया के भी। हैविंग सेड दैट, मैं एक चीज ऐड कर दूं कि पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है कि इमाद वसीम फिट है एंड ही इज गोना टेक पार्ट इन दिस मैच। तो इमाद वसीम तो आ ही रहे हैं। साइम की न्यूज चल रही है कि शायद साइम को भी लाया जा रहा है। तो साइम किसको रिप्लेस करके आ रहे हैं और इमाद वसीम किसको रिप्लेस करके आ रहे हैं आपके ख्याल में? देखें साइम अगर आते हैं तो मोस्ट लाइकली एक बॉलर के उस पे आएंगे या आजम को रिप्लेस करेंगे और वो एक बॉलर को, हारिस रऊफ में भी। अब बड़ा रिस्की है यहाँ पे। हमारा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होता तो बड़ा अच्छा काम हो जाता, समझ रहे हैं। आप होते तो इन दोनों को किस किस की जगह लेकर आते? देखिए मैं होता, अगर अगर नसीम शाह 100% फिट है, नो निकल, और आमिर भी फिट है, तो आई प्रॉब्ली वुड हैव रेस्टेड हारिस रऊफ। हारिस रऊफ इस विकेट पे तबाही मचा सकता है दोनों तरफ से, अपनी टीम के लिए भी और दूसरी टीम के लिए भी, समझ रहे हैं। तो दैट इज व्हाई सॉर्ट ऑफ ये पंचलाइन हो गई आज की वीडियो की। ठीक है। तो वो मतलब ही इज लाइक दैट सॉर्ट ऑफ, लेकिन अभी वो उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है जितनी एक साल पहले थे। तो आई वुड प्रॉब्ली रेस्ट हिम। I know we are only going with 3 fast bowlers, but all 3 fast bowlers can bowl the new ball. Haris Roof can't bowl the new ball, right? तो वो जो न्यू बॉल वाले जो हम बात कर रहे थे ना कि न्यू बॉल ज्यादा तंग करता है, एंड गेट साइम शुड ओपन, क्योंकि उनका एक अर्शदीप है लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर, राइट? उससे एक दो ओवर ऊपर से निकालेंगे, राइट? तो साइम और रिजवान को ओपन करा के साइम बाबर तो को सीधा सीधा आजम की जगह आ जाएगा ना, बस आपने बना दिया सीधा सीधा ऐसा। नहीं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर में बात कर रहा हूँ कि साइम शुड बैट हायर। ऑफ और कोर्स हमारे जो बेहतर स्पिन को खेलने वाले हैं ना, फखर जमान वगैरह, ठीक है, फखर जमान और उस्मान, वो नीचे खेले। तो उस्मान और फखर जमान ये और नीचे आ जाएंगे, लाइक उस्मान आ जाएगा नंबर 4 पे और फखर जमान आ जाएगा नंबर 5 पे, अगर और वाइस साइम भी वर्सा, ऊपर आ बिल्कुल जाए ऐसे ही बिल्कुल होगा। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अब इंडिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा की एक स्टेटमेंट आई थी कि ओपनिंग स्लॉट्स चेंज नहीं होंगी, बाकी किसी की भी पोजीशन फिक्स नहीं है। अब ये एक ब्लफ है या ये वाकई सीरियसली एक बयान दिया है रोहित शर्मा ने? आई डोंट नो, क्योंकि हमारी जो डिस्कशन हो रही थी उसमें मुझे ऐसा लग रहा था, आपको भी ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म पेसर्स को देखते हुए ये यशस्वी को लेकर आएंगे टीम के अंदर। लेकिन क्या लगता है आपको? हाँ देखिए, आइडियली शर्मा शुड बैट एट 3, राइट? क्योंकि यहाँ पे गेंद थोड़ा सा हिल भी, वो तो इस हाईली लाइकली ना, क्योंकि उसने कभी ऐसा किया नहीं है अपने पूरे कैरियर में। अगर नंबर 3 पे किसी को बैट करना है तो विराट कोहली बैट करे। आई एग्री, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि विराट कोहली थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, ठीक है, तो बाउंस वगैरह को भी डील कर लेगा अच्छा। शर्मा को ऊंचा नीचे गेंद हो गया तो आउट हो जाएगा। तो उस सेंस में बात करूँ, अगर मैं होता, अगेन लाइक यू नो इट्स अगेन अनपॉपुलर ओपिनियन, बट आई वुड हैव एक्चुअली कन्विंस शर्मा टू बैट एट 3 एंड कोहली टू ओपन, ठीक है, जायसवाल के साथ। क्योंकि लेटली जो है वो, बल्कि हिस्टोरिकली शाहीन शाह अफरीदी hasn't done well against left hand batsmen with a new ball. Yeah. Amir struggled last game, and Amir
जो शेप नहीं कर पा रहा लेफ्ट हैंडर को, राइट? तो उस सेंस इसका में मतलब है कि एक आपको भी ऐसा लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल वापस आ रहा है टीम में और देखिए रोहित शर्मा का बयान जो था वो ब्लफ था कि नहीं, वो रोहित टैक्टिकल मूव है, अगर एक लेफ्ट हैंडर से ओपन करा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा उनके ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच तौसीफ भाई। देखते हैं मैच क्या होता है, एक्साइटिंग टाइम्स। आप लोग भी मैच देखें और अगर आपको हमारी ये एफर्ट पसंद आई है तो आई प्रॉमिस यू कि आगे जाकर और भी ज्यादा एकेडमिक और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हम आपसे शेयर जरूर करेंगे अबाउट क्रिकेट। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कमेंट करके। इंतजार रहेगा हमें इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, गुड बाय।